नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए एमएमएस कांड की चर्चा हो रही है। चंडीगढ़ में जो हुआ उसने यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों के पेरेंट्स को चिंता में डाल दिया, डरा दिया। गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की ने ही हॉस्टल के वॉशरूम में वीडियो बनाकर एक लड़के को भेजा। लड़की को वीडियो बनाते हुए हॉस्टल की एक लड़की ने देख लिया। बात फैल गई और इसके बाद हंगामा शुरू हुआ। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे। अफवाह यह उड़ी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाली 60 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो चुपके से बनाए गए हैं। और यह भी कहा जाने लगा कि विश्वविद्यालय की लड़कियों के वॉशरूम के वीडियो पॉर्न साइट्स पर डाल दिए गए हैं। इस तरह की बातें सुनकर कोई भी पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे और यही हुआ। वो डर गए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की लड़कियों को परिवार वाले कैंपस पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने वीडियो बनाने वाली लड़की को अरेस्ट कर लिया। उसने जिस लड़के को वीडियो भेजा उसे भी शिमला से पकड़ लिया गया। इसके अलावा एक और लड़की की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस ने तीनों के फोन, उनके गैजेट्स जब्त करके फॉरेंसिक लैब में भेज दिए हैं, जिससे यह पता लग सकेगा कि कितने वीडियो बने, कहां भेजे, किस किस को भेजे और अगर कोई वीडियो डिलीट किए तो उन्हें भी रिट्रीव किया जा सके। पुलिस पूरी तरह एक्शन में है, लेकिन लोगों के मन में तमाम तरह के डर हैं, आशंकाएं हैं। आज मैं आपको इन सारी आशंकाओं के जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यह मामला हमारी बेटियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इंडिया टीवी के 4 रिपोर्टर्स को मौके पर भेजा। इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने पंजाब के आला पुलिस अफसरों से बात की, जांच में लगे पुलिस वालों से बात की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों से बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, धरना प्रदर्शन में जो लड़कियां मौजूद थी उनके विचार जाने, उन छात्रों से बात की जो आरोपी लड़की के साथ रहती थी। सारे पक्षों से बात करने के बाद तमाम सवालों के जवाब मिल गए। हॉस्टल में रहने वाली लड़की ने वॉशरूम में वीडियो क्यों बनाया? क्या कोई लड़का वीडियो बनाने वाली लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था? यह बात कहां से आई कि 60 लड़कियों के वीडियो बने? यह बात किसने फैलाई कि लड़कियों के वीडियो पॉर्न साइट्स को बेचे गए? और यह बात कहां से आ गई कि लड़कियों ने सुसाइड कर लिया? इन सारी बातों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बताता हूं कि आज इस मामले में क्या क्या हुआ, इसकी बैकग्राउंड समझ लीजिए। क्योंकि यह चोरी छुपे लड़कियों के वीडियो बनाने का मामला है, इसलिए लोग टेंशन में थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 1 हफ्ते के लिए आज बंद कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स आसपास के स्टेट्स के हैं उन्हें फिलहाल हॉस्टल खाली करके घर जाने को कह दिया गया है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में आरोपी लड़की और 2 लड़कों को अरेस्ट किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने आज 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने जिन 2 लड़कों को अरेस्ट किया है वो दोनों लो प्रोफाइल वाले हैं। पहला आरोपी नाम सनी 12वीं क्लास तक पढ़ा है और शिमला में एक बेकरी में काम करता है। उसके पिता मजदूरी करते हैं। दूसरा आरोपी भी 12वीं क्लास तक पढ़ा है, उसके पिता भी मजदूरी करते हैं। जिस लड़की को अरेस्ट किया गया है, जिस लड़की ने वॉशरूम में वीडियो बनाया था और सनी को भेजा था, वो लड़की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से MBA कर रही है। क्योंकि इस मामले में लोग सड़कों पर उतार आए, जबरदस्त नाराजगी है, पुलिस पर प्रेशर है, इसलिए पुलिस भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आज पंजाब के DGP ने कहा कि मामला संगीन भी है और संवेदनशील भी है। पुलिस सबकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रख रही है। DGP ने कहा कि इस केस में किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। पूरी सच्चाई सामने आए इसलिए जांच करने के लिए 3 मेंबर्स की SIT बना दी गई है। SIT की तीनों मेंबर्स महिलाएं हैं। CM पंजाब के आदेशों तो बाद इस द हाई लेवल प्रोब ऑर्डर होया हैगा। We have constituted a 3-member all-women special investigation team which will conduct the investigation under the supervision of Gurpreet Deo, senior IPS officer. अच्छी बात यह कि पंजाब पुलिस को इस केस में हिमाचल प्रदेश से पुलिस का पूरा सहयोग मिला। इसलिए जैसे ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वॉशरूम का वीडियो सामने आया, पुलिस ने जांच शुरू की और रात में ही शिमला से 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन परेशानी की बात है कि अफवाह तेजी से फैली कि 60 लड़कियों के वीडियो बनाए गए हैं। खबर यह उड़ाई गई कि आरोपी लड़की ने सिर्फ अपना नहीं
हॉस्टल की तमाम लड़कियों की वीडियो बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को भेजे थे। इसलिए छात्राओं में नाराजगी थी, चिंता थी। चंडीगढ़ का प्रशासन, यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस बार बार यह बात कह रही है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह आशंका हो कि हॉस्टल की कई लड़कियों के वीडियो बनाए गए हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, खासतौर पर लड़कियां, इस पर भरोसा नहीं कर पा रही। आरोपी लड़की के साथ डी ब्लॉक के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां तो बार बार कह रही हैं कि उन्होंने आरोपी लड़कियों को वीडियो बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उसके फोन में वीडियो थे। छात्रों का इल्जाम है कि कॉलेज प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। मम्मी बोल रहे तुम शॉर्ट्स पहन, तो बाथरूम की वीडियो वायरल हुई ना, उसमें शॉर्ट्स कहाँ से आ गए? आप ये बता दो, कहाँ से आएंगे? तो आपको लगता है कि यहाँ पे पूरे वो उसने एमएमएस बनाई है? उसने बनाई, बच्चों ने रंगे हाथों पकड़ा, लड़कियों ने, जो एलसी डी ब्लॉक है 7th फ्लोर की लड़की ने हर रंगे हाथों पकड़ा और डिलीट करवाया है, फोन तोड़ दिए गए हैं वार्डन्स ने। और उसने 60 से ज्यादा लड़कियों की वीडियोस बनाई और लड़कों को भेजती थी पैसे लेके। उसने ये खुद कन्फेस किया है, बट ये लोग अपनी बात दबा रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ है। इन लोगों का ये कुछ होगा इनका अपना। यहाँ पे पूरा इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद यूनिवर्सिटी का क्या रोल था, क्या कहना था? वार्डन्स हमारी बोल रही है कि तुम लोग शॉर्ट्स पहनते हो इसलिए तुम्हारी वीडियोस बनती हैं, तुम लोग ऐसा करते हो, तुम लोग वैसा करते हो, ऐसा मतलब हमारे ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। ये लोग अपने ऊपर कुछ नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो तो कह रही कि यूनिवर्सिटी तो कह रही कोई एमएमएस बना ही नहीं है। सब बना है, उस लड़की ने खुद वो एक्सेप्ट करा है, इन लोगों ने करवाया है उससे। प्रूफ्स डिलीट वो कहना चाहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा, सिंपली वो डिनाई कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। डीन ने डायरेक्ट अपने स्टेटमेंट में कह दिया कि ये र्यूमर्स है, कुछ नहीं हुआ ऐसा। जबकि हुआ है ऐसा, वो लोग नहीं मानना चाह रहे हैं। शर्मनाक वीडियोस है ना कि हम खुद देखे, हम उसी फोन तोड़ दिया सबूत मिटाने के लिए उन्होंने। यूनिवर्सिटी बोलती तो बच्चे नहीं बोलते। अगर यूनिवर्सिटी आके बोलती कि हाँ ऐसा हुआ है, आप इसको एक्सेप्ट, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं प्रोटेक्शन, तो कोई बच्चा नहीं आता चिल्लाते हुए। किसी को शौक नहीं है रात रात भर जागने कर रहे, जाहिर सी बात है। बस दैट मीन्स कुछ रीजन होगा। अगर आप गर्ल्स हॉस्टल में रहने रीजन दे रहे हो कि इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया, कौन सी लड़की चुप रहेगी? आप बोलोगे शॉर्ट्स पहन तो इसलिए हो गया, तो कल से शॉर्ट्स ना पहने नहीं होगा। इन लड़कियों की चिंता जायज है, उनका गुस्सा गलत नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह कि ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर ये बातें कह रही हैं। उनके हॉस्टल में घटना हुई है, इसलिए उन्हें लगता है कि जब एक लड़की चोरी से एक वीडियो बना सकती है तो वॉशरूम के कई वीडियो बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी तहकीकात करने के लिए हमारे संवाददाताओं ने पुलिस से बात की, यूनिवर्सिटी के प्रशासन से बात की। पता लगा कि आरोपी लड़की 2 हफ्ते पहले ही हॉस्टल में आई थी। वो ज्यादा लड़कियों को जानती भी नहीं थी। उसने वॉशरूम में सिर्फ अपना वीडियो बनाया था। वही वीडियो उसने अपनी जान पहचान के लड़कियों को भेजा था। इस वीडियो के अलावा और कोई वीडियो उसके फोन से नहीं मिला। पुलिस ने लड़की और लड़के दोनों के फोन जब्त किए हैं और दोनों में और कोई वीडियो नहीं मिला। मोहाली रूरल के एसपी नवनीत वर्क ने बताया कि 60 लड़कियों की वीडियो की बात बिल्कुल गलत है। ये बातें सिर्फ अंदाजे के आधार पर, शक के आधार पर कही जा रही हैं और ये सारी बातें सोशल मीडिया के जरिए तेजी से वायरल की जा रही हैं। इस तरह की अफवाहों के कारण लोगों में पैनिक फैला, जबकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा है जिससे यह साबित हो कि आरोपी लड़की ने हॉस्टल में 60 लड़कियों के वीडियो बनाए थे। She was making a video of her own, तो किसी ने लड़की ने देख लिया, उस लड़की ने दूसरी लड़की से जाके बात की, उसके बाद उन्होंने वार्डन को बताया, वार्डन ने उसका फोन ले लिया। फोन जब खोला तो उसमें कुछ वीडियोस थी जो उसकी खुद की थी, तो उसको ऐसे समझ लिया गया कि इसने खुद की के बजाय और लड़कियों के भी बनाए होंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। तो जो वीडियो उसके मोबाइल में मिले हैं, जैसे क्या बता रहे हैं कि वो सिर्फ उसके अपने ही वीडियो थे जो उसने अपने बॉयफ्रेंड को? यस, बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो उसने क्या बाथरूम के अंदर वीडियो बनाते हुए किसी लड़की ने उसको देख लिया? यस, किसी लड़की ने देख लिया। दैट वाज अ कॉमन वॉशरूम ना, वो अपने घर में तो थी नहीं, हॉस्टल में कॉमन वॉशरूम होता है, तो उसमें किसी ने देख लिया और उसने आगे शिकायत की। अब पुलिस कह रही कि अफवाहें फैल रही हैं, अफवाहों के चक्कर में चिंता और डर बढ़ रहा है। अब सवाल है कि अगर किसी ने लड़की के फोन में वीडियो नहीं देखे, आरोपी लड़की को किसी दूसरी लड़की का वीडियो बनाते नहीं देखा गया, तो फिर ये 60 लड़कियों के एमएमएस की बात कहां से आई, ये अफवाह कैसे फैली? तो इसका जवाब हमारे रिपोर्टर्स ने मुझे दिया। उन्होंने कहा कि असल में जब हॉस्टल की लड़कियों ने एक लड़की को वॉशरूम में वीडियो बनाते देखा तो उन्होंने इसकी शिकायत वार्डन से की। वार्डन ने वीडियो बनाने वाली लड़की को डांटा।
इस डांट के दौरान वार्डन बार बार ये कहती रही कि लड़की ने दूसरी लड़कियों की वीडियो क्यों बनाए और लड़के को क्यों भेजे। वार्डन ने बिना जांचे परखे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बार बार यह कहा कि लड़की ने दूसरी लड़कियों के भी वीडियो बनाए। जब वार्डन आरोपी लड़की को डांट रही थी उस वक्त वहां मौजूद लड़कियां वार्डन का वीडियो बना रही थी। ये वार्डन का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। इस कारण अफवाह तेजी से फैली कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 60 लड़कियों के एमएमएस बनाकर हॉस्टल से बाहर भेज दिए गए हैं। इसका पूरी वीडियो भेजो ले रखा गया, पोस्टर बनवाए हम इसके बेशर्म के। किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपॉलॉजी लेटर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही। कंसर के पास भेज दे तेरे को। क्यों प्लीज मारो की तरफ, फिर कंप्लेंट करते हैं कि वार्डन थप्पड़ मारने का बोलती है। कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तू। इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की? फिर क्यों करती है, किसके कहने पे करती है? तेरा बहुत बुरा हाल कर देंगे बाहर। किसने बोला तेरे को बनाने के लिए? किसने बोला? वहां डीएसडब्ल्यू रूम में तेरे मुंह से सब कुछ उगलवा लेना उन्होंने। अब चूंकि सारी बात वार्डन की इस बात से शुरू हुई, हॉस्टल की लड़कियों ने वार्डन की भी शिकायत कर दी थी, इसलिए कॉलेज प्रशासन ने 2 हॉस्टल वार्डन को भी सस्पेंड कर दिया है, जबकि बाकी हॉस्टल के वार्डन का ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन अभी तक की जांच में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल ने किसी और लड़के को कोई वीडियो चोरी छुपे बनाया गया या किसी का वीडियो बाहर भेजा गया। यह बात उसी हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने भी बताई। एक लड़की तो उसी फ्लोर पर रहती है जिस फ्लोर पर वीडियो बनाने वाली आरोपी लड़की का कमरा है। इस लड़की ने बताया कि उसने आरोपी छात्रा का फोन देखा था। आरोपी लड़की के फोन में किसी दूसरी लड़के का कोई वीडियो नहीं था। हमारे संवाददाता पुनीत पुरिंजा को इस स्टूडेंट ने बताया कि उसने आरोपी लड़की का फोन एग्जामिन किया था, लड़के के साथ हुई चैट भी पड़ी थी जिसे लड़की ने वीडियो भेजा था। इस छात्रा ने कहा कि उसके फोन में किसी और लड़के का वीडियो नहीं था और चैट पढ़कर ऐसा लगा कि लड़का आरोपी छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था। देखिए, ये तो सब झूठी है, रूमर्स जो फैल रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर नंबर दिया जा रहा है कि 60 वीडियो भी, उसका मोबाइल भी देखा आप लोगों ने? हाँ जी, मैंने उसका मोबाइल भी देखा था और उसके मोबाइल में कोई वीडियो नहीं थी, बट उसने कन्फेस किया था कि उसने वीडियोस बनाई हैं एंड शायद उसने डिलीट करी थी। तो पुलिस ने हमें ये आश्वासन दिया है कि अगर उसने डिलीट करी होंगी तो वो डेटा रिट्रीव किया जाएगा एंड 60 नंबर जो है आई डोंट थिंक वो सही है। ये टोटल मिस इन्फॉर्मेशन है, प्लीज इसको मत फैलाएं। बच्चे भी डर रहे हैं, उनको ये ना बोलें कि 60 बच्चों की वीडियो वायरल हुई है। 60 वीडियो बनानी आसान है क्योंकि आप तो सारा दिन साथ रहते थे, आपके वही उसी फ्लोर पर वो लड़की भी रहती थी? नहीं, मुझे नहीं लगता 60 बनानी, क्योंकि उसको आए हुए भी 2 हफ्ते ही हुए थे। अच्छा, तो 2 हफ्ते पहले यहाँ पे? हाँ जी, तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, फ्रेशर्स ही हैं यहाँ पे सारे। एंड सुबह भी अगर वो बनाती वीडियो तो वहाँ पे काफी भीड़ होती है, तो ऑब्वियसली वो तब गई होगी जब भीड़ कम होती होगी। सो आई डोंट थिंक 60 इज अ वेरी बिग नंबर, तो आई डोंट थिंक टेक्निकली वो सही है। और जब आपने उसका मोबाइल देखा तो उसमें कुछ ऐसा आपत्तिजनक मिला आप लोग? मोबाइल में हाँ, हमें ये क्लियरली देखने को मिला था कि वो लड़का उसको काफी ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा था। तो उसके अपने पर्सनल वीडियो थे या दूसरी लड़कियों के भी थे? उसके फोन में तो उसके अपने पर्सनल वीडियोस थे और जैसा पुलिस बोल रही है ये भी बोला था कि तुम एप्स अनइंस्टॉल कर दो, जो बैकअप फोटोज वाली एप्स होती है ना, वो सारी अनइंस्टॉल करने को बोला था उस लड़की ने। तो ऐसा था। तो आपने मतलब चैट सारी पड़ी थी वो? हाँ। तो जिस लड़की ने आरोपी छात्रा का फोन देखा था वो साफ कह रही कि लड़की के फोन में एक ही वीडियो था और वो वीडियो भी खुद उसी लड़की का था। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में और जांच करना चाहती है, तभी ऑफिशियली कुछ कहा जाएगा। लेकिन आज आरोपी लड़कों की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि लड़की के फोन में एक नहीं 2 वीडियो मिले, लेकिन दूसरा वीडियो किसका है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अभी तक 2 वीडियो, एक खुद अक्यूज्ड की है सर, एंड जो सेकंड है वो एक और लड़की। सर लड़का रोल बताइए सर। अभी सिर्फ लड़की का रोल सामने आया है कि उसने वीडियो बनाई थी। इनफैक्ट अभी तक क्या हुआ कि लड़की को कोई लड़का था जो ब्लैकमेल कर रहा था,
रंगत की फोटो थी उसके ऊपर, and he was the boyfriend of that. No, he is denying clearly. He is saying although मेरे फोटो लगी हुई है वहाँ पे फेसबुक के ऊपर, बट मैं नहीं हूँ वो वायरल करने वाला, ना ही मेरा कोई आईपी एड्रेस है, ना ही मेरा कोई मोबाइल है जिस मोबाइल से वो वीडियो वायरल किए गए। अब ये तो तय है कि 60 लड़कियों की वीडियो तो नहीं है, 60 लड़कियों के चोरी छुपे वीडियो बनाए गए, ये सिर्फ अफवाह है, झूठ है। लेकिन फिर भी पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता लगा कि जब एमएमएस की बात फैल गई तो लड़के ने लड़की से फोन का सारा डेटा और ऐप डिलीट करने को कहा था। इसीलिए पुलिस ने तीनों आरोपियों के फोन फॉरेंसिक लैब को भेज दिए हैं। पुलिस को शक है कि लड़के ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस छुपाकर रखे हो सकते हैं, इसलिए पंजाब पुलिस इन तीनों को शिमला लेकर जाएगी। तीनों आरोपी शिमला के ही रहने वाले हैं और पिछले करीब 3 साल से एक दूसरे के संपर्क में हैं। अब पंजाब पुलिस 7 दिन के रिमांड के दौरान ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर लड़की ने अपनी वीडियो क्या किसी के प्रेशर में बनाए या फिर उसे किसने ब्लैकमेल किया। लड़के ने गर्लफ्रेंड का वीडियो दूसरे को फॉरवर्ड क्यों किया। क्या सनी नाम का लड़का इस तरह और भी लड़कियों को ब्लैकमेल करता रहा है। क्या वो लड़कियों की वीडियो किसी पॉर्न साइट को बेचता है। उसके साथ और कौन कौन लोग इस काम में शामिल हो सकते हैं। पंजाब पुलिस ने भरोसा दिलाया कि वो इस केस की तह तक जाएगी और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेगी और लोगों के सामने पूरी सच्चाई रखेगी। इसके साथ साथ पंजाब पुलिस के डीजीपी ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर भरोसा न करें और अफवाहों को फैलाने में सहयोगी न बने। Everyone should maintain calm and peace and do not listen to rumors. A lot of content is going on social media which is sometimes unverified, uncorroborated. So I would say that look at authentic channels for information, and all of us as members of society have a duty to preserve harmony and peace in society. अब डीजीपी साहब को अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील इसलिए करनी पड़ी क्योंकि चंडीगढ़ की घटना को लेकर बार बार रूमर्स फैल रही हैं। एक रूमर जैसे ये थी कि 8 लड़कियों ने सुसाइड करने की कोशिश की है, जिन्हें अपना वीडियो बनने का शक था। परेशान होकर उन लड़कियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। यहां तक कहा गया कि इन 8 लड़कियों में से 2 की हालत खराब है। क्योंकि कॉलेज कैंपस में एम्बुलेंस आई थी, कुछ लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाया गया था। ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पर चले तो फिर इससे सुसाइड की अटेम्प्ट की अफवाह को और हवा मिल गई। जब इस बात की तहकीकात की गई तो पता चला कि किसी लड़की ने सुसाइड करने की कोई कोशिश नहीं की थी। हमारे रिपोर्टर्स ने जब प्रशासन से पूछा तो एम्बुलेंस क्यों आई थी, तो उन्होंने बताया कि कुछ लड़कियों को हॉस्पिटल इसलिए ले जाया गया था क्योंकि जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, चोरी छुपे वीडियो बनाए जाने के वारदात को लेकर कुछ लड़कियां गर्मी की वजह से बेहोश हो गईं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट में बेहोश होने का कारण एंग्जाइटी आया था। वो घबराहट के लिए कुछ देर के लिए शायद बेहोश हो गई थी। हमने उनको ये भी बोला कि एफआईआर की सॉफ्ट कॉपी आपने हमने नहीं दी, मेडिकल रिपोर्ट्स आपने हमें नहीं दिए। तो आज हमने जब फिर से गए थे, एक बुलाया था, तो आज इन्होंने हमें मेडिकल रिपोर्ट दिखा दी, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट में ये चीज़ है कि दैट गर्ल शी वाज हैविंग एंजाइटी इश्यूज। तो वो एंजाइटी इश्यूज की हमारे पास कॉपी आप लोगों को दिया है। मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे पास आ गए हैं कि उनको एंजाइटी इश्यूज थे, और एफआईआर की जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी हमें उन्होंने बोला कि पुलिस ने वो हमें दे देंगे। मोहाली के एसपी भी कह रहे हैं कि कॉलेज में हजारों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। गर्मी ज्यादा थी, इसलिए उमस की वजह से कुछ छात्राएं बेहोश हो गईं, लेकिन अफवाह फैलाने वालों ने सुसाइड अटेम्प्ट की खबर बड़ी तेजी से फैलाई। अफवाहें फैलाने वाले फैला रहे हैं, ठीक है। बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं वो सब घर जा रहे हैं। अब पता नहीं कौन बच्चे हैं, बहुत तरह की बातें हो रही हैं। कल आप जैसे बोल रहे थे कि एम्बुलेंस जा रही थी, तो क्या सब जो यहाँ पर था वो क्या? वो कंफर्म है। एम्बुलेंस जितनी आई थी उसमें सब बच्चे जो फेंट कर रहे थे उनको ही लेके जाया जा रहा था। किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया, दैट इज फॉर फाइनल। कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं हुआ यूनिवर्सिटी। लेकिन फेंट क्यों हो रहे थे, क्या वजह? यार इतनी गर्मी थी, मैं फेंट होने वाला था। इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतनी हुमस थी, 10,000 बच्चे इकट्ठे खड़े थे, मेरे सामने लड़कियां फेंट कर रही। इस सारे मामले को एक बार ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि यह मामला हमारी बेटियों के भविष्य से जुड़ा है, उनकी चिंता से जुड़ा है। एक लड़की ने वीडियो बनाया, अफवाह उड़ गई कि 60 लड़कियों की वीडियो बने। गर्मी की वजह से प्रोटेस्ट करते हुए कुछ लड़कियां फेंट हो गई, बेहोश हो गई, तो यह बात उड़ा दी गई कि 8 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। तिल का ताड़ बना दिया गया, राई का पहाड़ बना दिया गया। इन अफवाहों ने एक डर पैदा कर दिया
और यह सही है कि एक बार तो लड़कियों को लगा कि कहीं उनका भी वीडियो तो नहीं बना, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें समझ आ गया कि यह अफवाह थी। ज्यादातर लड़कियों को अब अपना डर नहीं है, वो इन हालात को टैकल करना जानती हैं, वो इन अफवाहों से लड़ना है, कैसे लड़ना है वो भी जानती हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता है उनके पेरेंट्स का डर, उनको कैसे समझाएं। हर लड़की को घर से फोन आने लगे, पेरेंट्स ने कहा कि तुम घर वापस आ जाओ, मां ने कहा कि पहले सेफ्टी जरूरी है, पिता ने कहा पढ़ना है तो घर में रहकर पढ़ो, हॉस्टल में रहने की क्या जरूरत जहां खतरा है। अब लड़कियों को लगता है कि बड़ी मुश्किल से हमारे देश में एक माहौल बना है जब माता पिता अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजने को तैयार हो जाते हैं। कहीं इस भरोसे पर चोट न लग जाए, कहीं लड़कियों की पढ़ाई बंद ना हो जाए, ये उनका सबसे बड़ा डर है। और दुर्भाग्य की बात है यह सब हुआ महज अफवाहों की वजह से। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, आंख कान खुले रखें, विजिलेंट रहें, जो देखें जो सुने उसे बिना वेरीफाई किए सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉरवर्ड ना करें। अगर सोशल मीडिया पर यह अफवाह ना फैलती कि 60 लड़कियों की वीडियो बनाया गया तो इतना हंगामा ना होता। तीसरी बात यह, अगर कभी गलती हो जाए, अनजाने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस को बताएं। जब भी ऐसी बातों को छुपाने की कोशिश की जाती है तो ब्लैकमेल करने वालों के हौसले बुलंद होते हैं, उन्हें मौका मिलता है। और आजकल ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। अफवाहों का असर क्या होता है और जब हकीकत सामने आती है तो कैसे विचार बदलते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। आजकल यूपी में मदरसों का सर्वे हो रहा है। मदरसों के सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी, शफीकुर रहमान बर्क, अबू आजमी, रजा एकेडमी के मौलाना सईद नूरी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, तमाम मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया। मदरसों के सर्वे को मुसलमानों को परेशान करने, मुसलमानों को दबाने की साजिश बताया। लेकिन आज देश में सबसे ज्यादा मशहूर मुस्लिम संस्था देवबंद के दारुल उलूम ने कह दिया कि मदरसों का सर्वे मुसलमानों के फायदे में है। जमीयत उलमा हिंद के सबसे बड़े नेता मौलाना अरशद मदनी ने कहा, जो हो रहा है बिल्कुल दुरुस्त है, सरकार की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक है, मदरसा चलाने वालों को सर्वे में मदद करनी चाहिए। हम ये बात कहते हैं कि सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं उनका किरदार सही रहा है, किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास। इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। कि मुल्क की आज़ादी के बाद मदारिस का मकसद जो हमारी हजारों साल पुरानी प्यार और मोहब्बत की तहजीब है, मजहब से ऊपर उठकर मदारिस का वही किरदार है, हमारी वही सियासत है। उस सियासत को मजबूत से मजबूत तर करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपसे किसी चीज़ का सवाल करती है आप उसका जवाब दीजिए। हुकूमत हमारी है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, वो हमसे पूछती है, सर्वे करती है, हम उसका जवाब देंगे बस। आज मदरसों के अंदर कहीं से ये बात नहीं आई कि कहीं आदमी को उठाया गया है ये समझ करके। मेरे घर के अंदर मेहमान आते हैं, कोई आदमी आ सकता है, मैं उसको ठहरा लूं और सुबह को उसके अंदर आ जाए ATS के लोग के साथ, ये तो दहशतगर्द है। हो सकता है किसी मदरसे के अंदर भी आ सकता है, मस्जिद के अंदर भी, मंदिर के अंदर भी आ सकता है, मेरे और आपके घर के अंदर भी आ सकता है, लेकिन मस्जिद या मदरसा इसके जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं है। आज तो हमें कोई शक ही नहीं है, हो सकता था कि पहले शक हो, लेकिन आज जिस रास्ते के ऊपर गाड़ी सर्वे की चल रही है हमें कोई शक नहीं है, ठीक चल रही है। मुकम्मल मदद करें, ताउन करें गवर्नमेंट का, इसलिए कि सर्वे की जो तस्वीर हमारे सामने आई है बिल्कुल सीधी सादी है, में कोई विरोध और इख्तिलाफ नहीं है। और ये वही मौलाना अरशद मदनी हैं जो 2 हफ्ते पहले कह रहे थे मदरसों का सर्वे इस्लामिक इदारों में सरकारी दखल है। अगर सरकार मदरसों का सर्वे करवा रही है तो दूसरे धर्मों के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का सर्वे भी कराए। आज वही मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि सर्वे ठीक है,
ज़रूरी है। मदरसा चलाने वालों को इसमें मदद करनी चाहिए, इसका सपोर्ट करना चाहिए। अब मौलाना अरशद मदनी कोई मामूली इंसान नहीं है। देश के सबसे बड़े मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दारुल उलूम देवबंद के हेड हैं। मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इसलिए अगर मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि सरकार को मदरसों का सर्वे करा के अच्छा काम किया है, तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा सर्टिफिकेट है। लेकिन जैसे ही मौलाना मदनी का बयान आया तो इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा कोसने वाले असदुद्दीन ओवैसी खामोश हो गए। आज ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन ओवैसी साहब ने पहले ही कह दिया कि मदरसे के सर्वे से जुड़े किसी सवाल का जवाब आज नहीं देंगे, वरना इससे पहले ओवैसी मदरसों के सर्वे को सीए और मिनी एनआरसी बता रहे थे। लेकिन अब ओवैसी इस मामले में खामोश हैं, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी ने सर्वे को सही ठहरा दिया। मदनी ने सर्वे को सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं दिया, उन्होंने यूपी में मदरसा चलाने वाले 500 मदरसा संचालकों से बात की जिनके सर्वे हुए हैं, उनसे पूरी डिटेल ली और इसके बाद अपनी राय जाहिर की। मौलाना मदनी ने यह भी क्लियर कर दिया कि अगर कोई मदरसा सरकारी जमीन पर बना है, अगर कोई मदरसा किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करके बना है, तो उस मदरसे को गिरा देना चाहिए। आप गवर्नमेंट के सवालात का मुकम्मल मदद करें और उनको जवाब दें। आप अपने निज़ाम को मजबूत रखें, सफाई सुथराई को मजबूत रखें, अपने हिसाब को मुकम्मल रखें। जिस मदरसे के अंदर ज़मीन है, अगर वो ज़मीन सही रखें आप उसको, ये न हो कि ज़मीन मदरसे की नहीं है, आपने मदरसा कायम कर लिया, वो मदरसा कभी जिंदा नहीं रह सकता। आप जो बच्चे रख रहे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। जो बच्चे छोटे हैं उनकी तालीम, तरबियत, खाना पीना, रहना सहना, हर चीज़ का ख्याल रखें। अगर इसके अंदर कोई खराबी होगी, कोई आपके मदरसे का जिम्मेदार नहीं होगा। नहीं, मैंने आपसे एक बात कही कि अगर मदरसे की ज़मीन आपकी नहीं है, अगर आपने मदरसा पहाड़ी ज़मीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपने जंगल की ज़मीन के ऊपर मदरसा बना लिया है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मदरसा आपने बना लिया है, तो वो मदरसा गवर्नमेंट की ज़मीन पर है, नाजायज़ है, उस मदरसे को आपको खुद तोड़ देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट तोड़ती है, उसका हक है। इसीलिए हमने आज कहा है मदरसा अपनी ज़मीन पर बनाइए, चाहे आप खरीदिए ज़मीन को या मैं अपनी ज़मीन को दान करता हूँ, देख लीजिए कि ये ज़मीन दान करने वाले की अपनी है या नहीं है। इसमें कोई खदशा नहीं है, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, कोई बात। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की ज़मीन पर मदरसा बनाएंगे, गवर्नमेंट की ज़मीन पर मदरसा या मस्जिद बनाएंगे, वो हकीकत ये है कि मदरसा और मस्जिद नहीं होगी। अगर वो उसको तोड़ देते हैं, उनका हक है। तालीम के लिहाज से मौलाना अरशद मदनी कितने इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता दूं। जिस दारुल उलूम देवबंद के वो हेड हैं, उसकी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बड़ी मान्यता है। देवबंद के कोर्सेज भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश नहीं, कई दूसरे मुस्लिम मुल्कों में पढ़ाए जाते हैं। वैसे मौलाना अरशद मदनी नहीं, मदरसे के सर्वे को लेकर एक और बड़े मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट दारुल उलूम फिरंगी महल का रुख भी बदला है। फिरंगी महल के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने माना कि यूपी सरकार जिस तरह से सर्वे कर रही है, उससे मदरसों में मुसलमानों में भरोसा पैदा हुआ है, शक शुबे खत्म हुए हैं। नहीं, ये जो चेंज है इसकी वजह यह है कि जो भी सर्वे के लिए लोग जा रहे हैं वो पूरे अच्छे से और बग़ैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और कहीं पर भी और फिर गवर्नमेंट के ज़िम्मेदारों की तरफ से भी ये स्टेटमेंट्स आए हैं कि किसी के ख़िलाफ़ कोई भी हरकत या कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो जो भी गवर्नमेंट के ज़िम्मेदारान जा रहे हैं, ऑफिसर्स जा रहे हैं, वो बहुत सहूलत के साथ और पूरी तरीके से मदरसे वालों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और मदरसे वाले उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो जो एक गलत फहमी थी वो आप कह सकती हैं कि बड़ी हद तक बायनलाद दूर हो गई है। हम लोग शुरू से बात कह रहे हैं कि सर्वे के सिलसिले में किसी को घबराने की या तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है।
और सर्वे में सिर्फ बेसिक बातें पूछी गई हैं और वो इन्फॉर्मेशन बाय एंड लार्ज हर ही मदरसे के पास पहले से मौजूद होती है। तो कल कुछ भी मौलाना अशरफ मदनी साहब ने देवबंद ने फरमाया है, जाहिर सी बात है वो बात एकदम दुरुस्त है और तमाम मदारिस के ज़िम्मेदारान को चाहिए कि किसी भी किस्म से किसी भी तशवीश में मुब्तला ना हो। तालीम का जहाँ तक सवाल है, वो जो ये मदरसे हैं जो कि जिनको कि अनरिकग्नाइज कहा जाता है, ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के तहत हम लोग अपने ट्रस्ट और सोसाइटी बना के चला रहे हैं और इसमें ऑलरेडी बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन दी जा रही है और जिसका नतीजा है कि अभी आपने देखा कि नीट में कई मदरसे के बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है। तो बहरहाल लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर फील्ड में रहती है, वही इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मदरसों में भी है। मौलाना मदनी और मौलाना फिरंगी महली जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स वो हैं जो एजुकेशन की फील्ड में काम करते हैं, इसलिए उनकी बातों में दम है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। कुछ नेता ऐसे हैं जो आज भी मदरसों का विरोध कर रहे हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो मदरसों के सर्वे को गलत बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बख्श ने कहा कि योगी सरकार इस तरह के काम करके मुसलमानों में डर पैदा करना चाहती है। बख्श ने कहा कि मौलाना मदनी ने मदरसों के सर्वे को क्यों सपोर्ट किया उन्हें नहीं मालूम, लेकिन वो मदरसों को गिराने के खिलाफ हैं। अगर कोई मदरसा सरकारी जमीन पर बना है तो उसे जमींदोज करने के बजाय रेगुलर कर देना चाहिए। उनकी नियत मुसलमानों को खौफजदा करना, हरेसमेंट फैलाना। अब हमें मुसलमानों की तालीम भी पसंद नहीं है। भाई तालीम तो सारे मुल्क के हर बिरादरी, कोई किसी कौम बिरादरी किसी मजहब का हो, तालीम सबके लिए होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब ही मुल्क आगे बढ़ेगा तरक्की करेगा। तालीम से मुल्क हमारा भी अधूरा है और सेहत के एतबार से हॉस्पिटलों की भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो जो मदनी साहब का जो बयान आया, इससे तो तालीम को देखा जाए तो एक तरह से उनको दिक्कत महसूस होंगे। जैसे कि आपने एक अपील की थी सरकार इनको सुविधाएं दे, तो आप इनके बयान से सहमत नहीं हैं मदनी साहब के? मैं उनके बयान के वो जाने उन्होंने किस मसले से दिया, लेकिन मेरा कहना ये है कि हमारा कोई अस्पताल जहाँ भी मदरसा बना हुआ है तो वहाँ तोड़ने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट उनकी हिफाजत करे, उनको चलवाए, ध्वस्त करने की कोई क्या जरूरत है, बल्कि वो अपनी जगह पर बाकी रहने चाहिए। गवर्नमेंट उनको चलवाए, ये हमारी मांग है कि गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट की ज़मीन पर बना हुआ है या अपनी ज़मीन पर बना रखा है, भाई तालीम होनी चाहिए जिस तरीके से भी हो, लेकिन तालीम की बर्बादी हम नहीं चाहते। ये इस मामले का दूसरा पक्ष है। बर्क की तरह मुंबई की रजा एकेडमी भी मदरसों के सर्वे का विरोध कर रही है। रजा एकेडमी के सेक्रेटरी मौलाना खलीलुर रहमान नूरी ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। अगर सरकार ईमानदार है तो वो आरएसएस के स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं करा लेती? वहां तो हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। गवर्नमेंट तो हमको उल्टा सहायता करना चाहिए कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उल्टा गवर्नमेंट जो है ये पूरी कौम को जो है, कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, उनका मनोबल तोड़ रही है और मुस्लिम दुश्मनी हो, क्योंकि आरएसएस का जो एजेंडा है उसको चला रहे हैं लोग। मैं कहता हूँ अगर गवर्नमेंट अगर सहायता करना चाहती है तो आप मदरसों को आप सहायता दो ना। आप तो बजाय सहायता देने के आप उससे छीन रहे हो, मदरसों को डेमोलिशन कर रहे हो। अगर वहाँ कोई कमी है, मैं कहता हूँ उसके अलावा आज जो है नॉन मुस्लिम जो है इदारे हैं, आरएसएस के बहुत सारे मदरसे स्कूल चलते हैं, उनके अंदर बहुत सारी खामियां, उनके सर्वे क्यों नहीं कराई जा रही है? आप उनमें भी सर्वे तो कराओ, उसके अंदर क्या क्या कमी है, वहाँ क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ तो हथियारों की ट्रेनिंग जाती है, बाकायदा अखाड़े लगे हैं जहाँ तलवार, बंदूक और जो है तवंचे सब सिखाए जाते हैं। वहाँ आप एक भी किसी भी आरएसएस के किसी शाखा और किसी भी स्कूल और किसी भी उसका जो है इदारे का आपने इंक्वायरी नहीं कराया। अब रजा एकेडमी तो मुंबई में है। मुंबई में हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी मुफ्ती मंजूर जियाई ने मौलाना खलीलुर रहमान नूरी को जवाब दिया। मुफ्ती मंजूर जियाई ने कहा कि जो लोग खुद मदरसों के लिए कुछ नहीं करते वो मदरसों के सर्वे का विरोध कर रहे हैं और इस तरह के मामलों को सियासी ना बनाएं तो बेहतर होगा।
मैंने आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पहली मर्तबा भी कहा था कि इसका स्वागत होना चाहिए। तकलीफें सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को है जो इस पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि इसके नाम के बजाय हमें रोटी मिल जाए, हमें इसके बजाय कुर्सी मिल जाए। जिस मदरसे के नाम पर ये कुर्सियाँ हासिल करना चाहते हैं, मैं ज़रूर उन्हें रोकूंगा और ज़रूर ये कहूँगा कि आप हमारे मदरसे के नाम पर सियासत ना करें, बल्कि मदरसे की तकलीफ़ों को समझते हुए गवर्नमेंट अगर इसमें कुछ भलाई का काम करना चाहती है तो ये स्वागत की बात होगी। अब अभी भी जिन लोगों के मन में मदरसों के सर्वे लेकर कोई शक है, उनके मन में कोई सवाल है, तो उन्हें मौलाना अरशद मदनी की बात ध्यान से सुननी चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले मौलाना मदनी इंडिया टीवी पर थे। मदनी से मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा ने पूछा कि वो पहले तो सर्वे का विरोध कर रहे थे, अब उनकी राय कैसे बदल गई, क्यों बदल गई। मौलाना मदनी ने बताया कि पूरे यूपी में सर्वे हो रहा है, मदरसों से रिपोर्ट मिल रही है, जो 10-11 सवाल पूछे जा रहे हैं वो वाजिब हैं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही। इससे लोगों में यकीन पैदा हुआ है पूरे यूपी से उन्हें जो रिपोर्ट्स मिली हैं वो पॉजिटिव हैं, तो फिर मुखालफत करने की क्या जरूरत। हाँ, इस वक्त तक जो बात हम तक हमारे बहुत से मदरसों की पहुंच रही है, उसके अंदर कोई तशवीश की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सर्वे करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं वो बहुत वही 10-11 सवालात जो हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसा भी है कि जो उन्होंने लिख कर दे दिया उन्होंने उसको कबूल किया, कुछ पूछा भी नहीं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो अब तक चल रही है, मदरसे वाले भी मुतमईन हैं, हम भी मुतमईन हैं कि इस तरह के सर्वे के अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, मदरसों का बनाना, हमें अपने मुसलमानों को मजहबी तालीम का देना या किसी भी अक़लियत या अक्सरियत को देना, ये उसका दस्तूरी हक है। इसके अंदर कोई ममानात की बात नहीं, लेकिन वहाँ किस तरह बच्चों को रखा जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, इसको तो सरकार हर वक्त सर्वे कर सकती है, इसमें क्या परेशानी की बात है। हमें इब्तदा के अंदर थी जो मुल्क के अंदर नफ़रत की सियासत चल रही है, हमें उस वक्त इसकी तशवीश थी कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि ये सर्वे कारण बन जाए इस बात का कि मदरसों के ऊपर निज़ाम को कसा जाए। हमें ये तशवीश थी। फिर उधर आसाम में भी कुछ मसले ऐसे हुए तो हमें तशवीश थी, लेकिन जब ये सूरत हाल सामने आई तो हमारी वो तशवीश दूर हो गई और हमारा दिल साफ हो गया कि इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। हमने उसका ऐलान कर दिया कि मदरसे वाले इस सर्वे के अंदर आने वालों का इस्तकबाल करें और वो जो कुछ पूछते हैं उसका जवाब दें। इस वक्त तक हमें कहीं से कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली है कि जो मदरसे वालों के लिए तशवीश का सबब हो। मौलाना अरशद मदनी न तो योगी सरकार के सपोर्टर हैं और न मोदी के समर्थक हैं। उन्होंने कई मौकों पर नरेंद्र मोदी की खुलकर मुखालफत की है, योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर उंगली उठाई है। मोदी 3 तलाक के खिलाफ कानून लाए तो मौलाना मदनी ने इसे मुसलमानों के मसलों में बीजेपी का दखल बताया, इस फैसले को मुसलमानों के लिए खतरा बताया। सीए एनआरसी का विरोध मौलाना अरशद मदनी ने किया, सीए को वापस लेने की मांग की और उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार अगर कृषि कानून वापस ले सकती है तो सीए को वापस क्यों नहीं लिया जा सकता। इसके बाद मदनी ने कहा जो अच्छे दिन का वादा करके पावर में आए उन्होंने देश की आर्थिक हालात को खराब कर दिया। ये वही मौलाना अरशद मदनी है जिन्होंने कहा था कि एनआरसी हो या एनपीआर, ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ ने जब गैर कानूनी तौर पर चल रहे स्लॉटर हाउसेस को बंद करने की मुहिम चलाई तो मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि स्लॉटर हाउस को बंद करना ठीक नहीं है, अगर गैर कानूनी है तो सरकार उन्हें लीगलाइज करे। इसके बाद मदरसों के सर्वे के खिलाफ दारुल उलूम ने 6 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी। उसमें 12 मेंबर की कमेटी बनी थी। कमेटी को यह देखना था कि कहीं मदरसों के सर्वे के नाम पर ज्यादती तो नहीं हो रही। कल फिर से मदरसा संचालकों की मीटिंग हुई और फिर जो रिपोर्ट मिली उसके बाद 12 मेंबर की कमेटी बनाने का फैसला हुआ। यह कमेटी मदरसों के सर्वे में सरकारी अफसरों की मदद करेगी। दारुल उलूम देवबंदी मदरसों का कोर्स तय करता है, डिग्रियां देता है, इसलिए मौलाना अरशद मदनी के रुख में यह यूटर्न बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद
मदरसों के सर्वे को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसको लेकर जो शक और शुबे हैं, उन पर रोक ले जानी चाहिए। हमारे देश में मदरसों के सर्वे का विरोध हुआ, हमारे देश में हिजाब के सपोर्ट पे प्रदर्शन हुए, लेकिन जो लोग इस तरह के इशू उठाते हैं, जो लोग इस तरह के मसलों को इस्लाम से जोड़ते हैं, उन्हें ईरान की तस्वीर देखनी चाहिए। ईरान इस्लामिक मुल्क है और आजकल ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ खुलकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। ईरान की महिलाएं इन दिनों अपने बाल काट रही हैं और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही हैं। महिलाओं ने अपने बुर्के, नकाब, अबाया और हिजाब को जलाया। पूरी दुनिया में ईरानी महिलाओं की बहादुरी को सपोर्ट मिल रहा है। ईरान में हिम्मत का काम इसलिए हुआ क्योंकि वहां महिलाओं के लिए बहुत सख्त कानून है, जिसके मुताबिक 7 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां बिना सर ढके बाहर नहीं निकल सकती। 13 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों के लिए पब्लिक प्लेस पर हिजाब पहनना कंपलसरी है। बिना हिजाब के बाहर निकलने वाली महिलाओं पर जुर्माना किया जाता है, उन्हें काम पर जाने से रोका जाता है और गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। पिछले शुक्रवार को महसा अमीनी नाम की एक युवती को ईरान की राजधानी तेहरान में इसलिए अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना था। बाद में पुलिस स्टेशन में महसा की मौत हो गई। महसा की मौत से ईरान की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। तेहरान समेत तमाम शहरों में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने बुर्के उतार फेंके, हिजाब को आग लगा दी। महसा अमीनी के शहर में तो महिलाओं ने अपनी अबाया पुलिस वालों के मुंह पर फेंक कर चैलेंज किया कि उन्हें गिरफ्तार करें। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन में मर्द भी शामिल हुए। वो सख्त इस्लामिक कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कई जगह प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बैकग्राउंड समझ लें, ईरान में 1979 से 1979 से इस्लामिक हुकूमत है। शरीयत का सख्ती से पालन किया जाता है। महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं। कुछ दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने विज्ञापनों में महिलाओं को दिखाने पर रोक लगा दी थी। ईरान में हिजाब के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस्लामिक देश की ईरान की महिलाएं हिजाब, नकाब और बुर्के से आज़ादी की मांग कर रही हैं। दूसरी तरफ हमारे मुल्क में हिजाब के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। स्कूल ड्रेस के साथ साथ हिजाब पहनने को लेकर मुस्लिम छात्राओं का संवैधानिक अधिकार बताया जा रहा है। जो लोग हिजाब के सपोर्ट में दलीलें दे रहे हैं, जो हिजाब को इस्लाम का हिस्सा बताते हैं, स्कूल में हिजाब पर पाबंदी को मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने का सबूत बताते हैं, मुझे लगता है जो लोग इस्लाम की दुहाई देकर इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, उन्हें एक बार ईरान की तरफ देखना चाहिए। ईरान की महिलाओं की बात सुननी चाहिए। कम से कम एजुकेशन इंस्टीट्यूट के मसलों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को और महिलाओं के मामलों को मजहब से जोड़कर सियासत नहीं करनी चाहिए। वैसे अब तक हिंदू मुसलमान के झगड़े की खबरें हमारे देश के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आती थी, लेकिन पहली बार इंग्लैंड से इस तरह की खबर आई। आज इंग्लैंड के लेस्टर शहर में पाकिस्तान और भारत के सपोर्टर्स के बीच हिंसा की तस्वीरें आई। पता लगा कि लेस्टर में पाकिस्तान मूल के मुसलमानों ने एक बड़े मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर पर हमले के बाद इंडियन ओरिजिन के हिंदुओं ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। जब हिंदू विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस दौरान भारी तादाद में पाकिस्तानी ओरिजिन के मुसलमान सड़क पर आ गए। इन दोनों गुटों के बीच झड़प हुई, फिर नारेबाजी हुई। हालांकि हालात खराब होते इससे पहले पुलिस पहुंच गई। लेस्टर पुलिस टीम को हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेस्टर में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के लोग रहते हैं। लेस्टर में भारत और पाकिस्तान के लोगों की संख्या काफी है। जांच हुई तो पता चला कि 28 अगस्त को एशिया कप के मैच में जब भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया तो पाकिस्तान के सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला, हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया और आरोप यह भी है कि पाकिस्तान सपोर्टर्स की इस भीड़ ने एक मंदिर को भी निशाना बनाया। इसके जवाब में भारतीय मूल के हिंदुओं ने भी प्रोटेस्ट किया और बड़ी तादाद में
इंडियन ओरिजिन के हिंदू सड़कों पर उतरे, मुस्लिम कम्युनिटी के हमले का विरोध किया, जय श्री राम के नारे लगाए। लेस्टर पुलिस का कहना है कि हालत काफी तनावपूर्ण है, टेंशन है। हिंसा फैलाने के आरोप में 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सेंसिटिव इलाकों में पुलिस की गश्त और चौकसी बढ़ा दी गई है। माहौल खराब करने वालों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद ली जा रही है। वहीं लेस्टर में मंदिर पर हमले का भारत ने कड़ा विरोध किया है। ब्रिटेन में भारत के हाई कमीशन ने एक बयान जारी करके इंडियन ओरिजिन के लोगों को धार्मिक स्थल को निशाना बनाने की कड़ी आलोचना की है और लेस्टर प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। विश्व हिंदू परिषद ने इंग्लैंड के लेस्टर शहर में हिंदू मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा की। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, ये सरतन से जुदा वाली मानसिकता के लोग हैं जो पूरी दुनिया में कट्टरता फैला रहे हैं और अब समय आ गया कि पूरी दुनिया मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथियों पर कड़ी कार्रवाई करे। मुस्लिम धर्म को मानने वाले एक वर्ग के मन में असहिष्णुता है। वो मानता है कि दुनिया में दो ही वर्ग है, एक मुसलमान और दूसरे जो मुसलमान नहीं है। उनको लगता है कि हमारी धार्मिक शिक्षा ऐसी है कि या तो सामने वाला व्यक्ति इस्लाम को स्वीकार करे, स्वीकार नहीं करता है तो उसका दंड भुगते, और इस्लाम में दीक्षित करने के लिए उसको हिंसा का मार्ग भी उचित लगता है। ये आवाज़ तो इस्लाम के अंदर से भी उठनी चाहिए कि लोकतंत्र के वर्तमान युग में इस अप्रोच से काम नहीं चलेगा। लोकतंत्र में विभिन्नताओं को, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग विश्वासों को बराबर का मान करके स्वीकार करना होगा। जिस शहर में ये हुआ है, मैं विश्वास करूंगा कि वहाँ की पुलिस कार्रवाई करके जिन्होंने किया है उन पर मुकदमा चलाकर उनको जेल भेजेगी। ब्रिटेन से आमतौर पर इस तरह की खबरें नहीं आती, लेकिन दंगा करने वाले, झगड़ा करने वाले सारे मुसलमान नहीं हैं, सारे हिंदू नहीं हैं, लेकिन हर शहर में, हर जगह कुछ इस तरह के लोग हैं जो शायद इस तरह के दंगा फैलाने को जस्टिफाई करना चाहते हैं, ऐसे करके अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है और उन्हें समाज में आइसोलेट करने की जरूरत है। राजनीति की दुनिया में आज एक बड़ी डेवलपमेंट यह हुई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को बीजेपी में मर्ज कर दिया। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और किरण रिजिजू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके साथियों को बीजेपी की मेंबरशिप दिलवाई। इसके बाद कैप्टन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, सिक्योरिटी के लिहाज से सेंसिटिव है, इसलिए पंजाब के फ्यूचर को ध्यान में रखकर उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। मैं सारे नाल विचार कीते और सारिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ से कि अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ बीजेपी ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰੀਏ। मेरा काम है पंजाब के वास्ते अपनी लड़ाई लड़नी और मैं पंजाब वास्ते लड़ाई लड़ूंगा। बीजेपी के नेताओं ने कैप्टन साहब का खुले दिल से स्वागत किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कैप्टन पुराने फौजी हैं, उनके लिए देश सबसे पहले रहा है, इसीलिए कांग्रेस में रहते हुए भी कैप्टन साहब ने कई बार पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर राष्ट्रहित की बात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की हमेशा एक खूबी रही है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी हमेशा पार्टी से ऊपर राष्ट्र को मानते रहे। राष्ट्र की कीमत पर किसी प्रकार का समझौता नहीं, राष्ट्र के विषय में पार्टी अड़चन नहीं, ऐसा उनका व्यक्तित्व हमेशा से रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का
भारतीय जनता पार्टी में आना, इसके मायने है कि वो पंजाब में शांति और सुरक्षा के पक्षधर हैं। जाहिर है कांग्रेस को कैप्टन का बीजेपी में जाना बुरा लगा। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आज कहा कि यह साबित हो गया कांग्रेस ने उन्हें हटाकर सही किया था, वो कांग्रेस में रहकर बीजेपी के एजेंट होने का काम कर रहे थे। हम शुरू से कहते थे, उन्होंने आज प्रूव कर दिया। हम शुरू से कहते थे कि ये 3 काले कानूनों के फेवर में है, इसीलिए हमने उनको हटाया बीच में। हम शुरू से कहते थे ये पंजाब के लोगों के खिलाफ खड़ा होने वाला व्यक्ति है। जो लोगों ने किसानों को 3 काले कानून दिए, आज अमरिंदर सिंह जी उनके साथ बैठेंगे। जिन लोगों ने पंजाब के किसानों को खालिस्तानी, ठलुए, कैनेडियन एजेंट, निठल्ले शब्दों का प्रयोग किया, फोकटिए शब्दों का प्रयोग किया, पंजाब के मुख्यमंत्री आज उनके साथ बैठेंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने आज ये साबित कर दिया कि उनको जो बीच में हटाने का जो कांग्रेस का निर्णय था वो सही था, क्योंकि वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। कैप्टन साहब के बारे में एक बात तो सही है कि वो किसी भी पार्टी में रहे हों, लेकिन राष्ट्रहित के सवाल पर, देशभक्ति के सवाल पर उन्होंने अपना स्टैंड कभी बदला नहीं। शायद उनकी यही क्वालिटी उन्हें बीजेपी में ले आई। अब बीजेपी को सोचना है कि वो 80 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर क्या करेंगे। वो तो जब कम उम्र के थे, जवान थे, तब भी पब्लिक में कम निकलते थे और ये शिकायत उनसे रहती थी। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि जो अमरिंदर सिंह 20 साल तक पंजाब में कांग्रेस का चेहरा रहे, वो बीजेपी में शामिल क्यों हुए। कांग्रेस को अपने आप से सवाल पूछना होगा कि जिन अमरिंदर सिंह को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, वो इतने नाराज क्यों हो गए कि उन्होंने अपनी बरसों की विरासत छोड़ दी। आज ये नौबत क्यों आ गई कि जो कांग्रेस छोड़कर जाता है, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या अमरिंदर सिंह हो, कांग्रेस उन्हें बीजेपी का एजेंट कहने लगती है। और अब भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर आपको बता दूं, उज्जैन में महाकाल मंदिर का कायाकल्प हो गया है। महाकालेश्वर कॉरिडोर का फर्स्ट फेज का काम करीब पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कॉरिडोर के काम का जायजा लिया। महाकाल कॉरिडोर का काम 2 फेजेस में हो रहा है, जिसमें 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उज्जैन में बन रहा यह कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 4 गुना बड़ा है। फर्स्ट फेज का काम पूरा करने में करीब 350 करोड़ रुपए का खर्चा आया। करीब 1 किलोमीटर के दायरे में बन रहे इस कॉरिडोर में शिव तांडव स्तोत्रम, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, धर्मशाला और पार्किंग सर्विसेज तैयार की जा रही है। महाकाल कॉरिडोर बनाने का काम 2019 में शुरू हुआ था। पूरा मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर में है। इस कॉरिडोर को बनाने में जो 750 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसमें 422 करोड़ रुपए राज्य सरकार और 21 करोड़ रुपए मंदिर समिति और बाकी पैसा केंद्र सरकार दे रही है। अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी महाकाल महाराज की नगरी पधारेंगे और प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। हम आज से तैयारियां प्रारंभ कर रहे हैं। अयोध्या में विशाल राम मंदिर का भव्य निर्माण जारी है। काशी विश्वनाथ का विराट स्वरूप निखर कर सामने आया है और अब महाकाल में कॉरिडोर का निर्माण भव्य तरीके से किया गया है। तो जो भी इन तस्वीरों को देखता है वो कहता है कि मोदी जी ने ये बड़ा अच्छा काम किया। ये वो धार्मिक स्थल है जिनसे करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। इनके पुनरुत्थान का काम करके
इनके विकास का काम ऐसा है जो बरसों पहले हो जाना चाहिए था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।